अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फार हमने जो एनर्जी एंड मास ट्रांसफर एनालिसिस डिस्कस किया फॉर द केस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम्स, ठीक है, वो स्टेडी स्टेट ऑपरेशन या स्टेडी स्टेट डिवाइसेस के लिए किया, ठीक है। आज की क्लास में हम उस एनालिसिस को फर्दर एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स दी अनस्टेडी फ्लो प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, नाउ मैनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व चेंजेस विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम विद टाइम, ठीक है। जब तक हम स्टेडी स्टेट प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, हम ये कंसिडर कर रहे थे कि विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ फॉर द केस ऑफ अनस्टेडी प्रोसेस या ट्रांजिएंट प्रोसेस, जिसको अनस्टेडी प्रोसेस को हम ट्रांजिएंट प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है, आपके पास जो कंटेंट ऑफ द एनर्जी है एंड मास है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल डिस्चार्जिंग ए फ्लूइड फ्रॉम अ प्रेशराइज्ड वेसल, ठीक है। अगर ये आपके पास इसको एक प्रेशराइज्ड वेसल कंसिडर कर लिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे इनकमिंग फ्लूइड के बजाय हम इसको वॉल्व को ओपन कर दें, ठीक है, तो इस सप्लाई लाइन में ये जो प्रेशराइज एयर होगी वो इस सप्लाई लाइन में मूव करेगी, ठीक है। ओके, इसके कॉन्ट्ररी अगर हमने इस स्टोरेज टैंक को लेट सपोज फिल करना है, ये एम्प्टी टैंक है और ये सप्लाई लाइन के थ्रू जो है वो फ्लो इस वॉल्व के थ्रू इस कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनिशियली क्योंकि ये एम्प्टी था, इसमें जो है वो मास एक्यूमुलेट होने लगेगा और इसका जो मास है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो एनालिसिस है वो अनस्टेडी एनालिसिस कंसिडर की जाती है, ठीक है। प्लस अगर हम कंसिडर करें जैसे कि टर्बाइंस हैं या कंप्रेसर्स हैं, उनका जो इनिशियल ऑपरेशन होता है, जैसे जब आप उसको इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो वो भी एक ट्रांजिएंट फेज से गुजरता है, यानी कि इनिशियली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रही होती हैं और बाय द टाइम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिर सेटल डाउन होती हैं और वो एक स्टेडी स्टेट ऑपरेशन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ड्राइविंग अ टर्बाइन विद अ प्रेशराइज्ड एयर स्टोर्ड इन अ लार्ज कंटेनर, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली वो जो कंटेनर है वो जब हम उसमें से एयर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एम्प्टी होना शुरू होगा, तो उस विद इन द कंटेनर जो एनवायरनमेंट होगी वो क्या होगी कि अनस्टेडी एनवायरनमेंट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जो इन्फ्लेटिंग टायर्स होते हैं या बैलून्स होते हैं, ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो भी आपका एक अनस्टेडी प्रोसेस है क्योंकि आपके पास जो कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज चेंज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जो कंटेंट है विद इन द बैलून या विद इन द टायर्स एयर का, ठीक है, वो भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जो टाइम के साथ इन कंट्रोल वॉल्यूम की जो एनर्जी है और जो आपके पास मास है वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अब इसके एनालिसिस को कैसे परफॉर्म किया जाए? ओके, कमिंग बैक टू आवर मास ट्रांसफर इक्वेशन एंड दी एनर्जी इक्वेशन जो हम अभी तक स्टेडी स्टेट डिवाइसेस के लिए यूज़ कर रहे थे। इफ़ यू रिमेंबर, वहाँ पे आप जो इक्वेशन यूज़ करते थे वो रेट के फॉर्म में कर रहे थे क्योंकि वो लॉन्ग टाइम ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। क्योंकि जो अनस्टेडी प्रोसेस है वो एक फाइनाइट टाइम के लिए ऑपरेट कर रहा होता है, तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन जो है वो रेट के फॉर्म में लिखते हैं, बल्कि जो है वो उसको टोटल टाइम और टोटल एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये चेंज इन मास ऑफ द सिस्टम है या चेंज इन मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, स्टेडी स्टेट प्रोसेस के लिए हम इसको जीरो कर लेते थे, ठीक है, और मास इन इक्वल्स टू मास आउट हो जाता था। लेकिन अनस्टेडी केस में ये जो डेल्टा एम सिस्टम वाली टर्म है, ठीक है, मास कंजर्वेशन इक्वेशन में ये जीरो नहीं होगी, ठीक है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे की जो नोटेशन 2 एंड 1 है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। स्टेडी स्टेट के केस में हम इन, आउट एंड 1 और 2 को एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में यूज़ कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें केयरफुल रहना होगा कि आपके पास 1 एंड 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम स्टेट्स को ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। ओके, सो लेट्स सपोज 1 कि आपके पास इनिशियल स्टेट पे जो ये कंट्रोल वॉल्यूम था जिसको हमने फिल करना है वो एम्प्टी था, ठीक है, तो उसमें जो m1 होगा वो 0 हो जाएगा और स्टेट 2 पे जो है ये लेट्स सपोज हाफ फिल हो गया है, तो जो इसका टोटल मास होगा सिस्टम का उसका 0.5 आप कंसिडर कर लेंगे स्टेट 2 पे जो फाइनल स्टेट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम में m2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, I और E रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनलेट और एग्जिट को, ठीक है, तो लेट्स सपोज इस केस में हमारे पास कोई एग्जिट पे पाइप या कोई टैब मौजूद नहीं है या कोई वाल्व मौजूद नहीं है, सिर्फ इनलेट पे एक वाल्व मौजूद है, ठीक है, तो फ्लो सिर्फ इन हो रहा है, आउट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास इनलेट वाली टर्म एक्टिव रहेगी, एग्जिट वाली जो है वो हम उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। ओके, सिमिलरली फॉर द केस ऑफ एनर्जी इक्वेशन आपके पास जो टर्म्स हैं डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम वाली जिसको हम जीरो कर देते थे फॉर द केस ऑफ स्टेडी स्टेट, अब वो जीरो नहीं होगी और जिस तरह से हम क्लोज सिस्टम की एनालिसिस करते थे ना, वहाँ पे हम ये डेल्टा ई की
जो टर्म है उसको जीरो नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पे क्या मौजूद होता था, डेल्टा यू प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एनर्जी ऑफ द नॉन मूविंग फ्लूइड, यानी कि एनर्जी ऑफ द फ्लूइड जो उस कंटेनर या उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, उसकी एनर्जी जो होगी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाएगी। सो फॉर द केस ऑफ एनर्जी एनालिसिस, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें जो इन की टर्म है वो एनीथिंग, एनी एनर्जी विच इज इनकमिंग इनटू द सिस्टम है, ठीक है, और वो हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर और मास ट्रांसफर की फॉर्म में हो सकती है, जिस तरह से पहले भी रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और अगर हम इस सिस्टम को कंसिडर करें तो यहाँ पे ये जो आपके पास वॉल्व के थ्रू फ्लो स्ट्रीम एंटर हो रहा है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रही होगी इस ई मास ऑफ इनकी टर्म को, ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास ऑब्वियसली कुछ एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं जो उस बाउंड्री से आउट जा रही होंगी, ठीक है, तो उसमें हीट ट्रांसफर भी हो सकता है, वर्क ट्रांसफर भी हो सकता है और मास ट्रांसफर भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे थीटा जो होगा उसको हम किस तरह से उसके फर्दर 3 कॉम्पोनेंट्स होंगे, एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जो एनर्जी है, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली जो मास है वो चेंज हो रहा है एट स्टेट 1 एंड स्टेट 2, देयरफॉर हमने उसको m2 e2 और m1 e1 की फॉर्म में लिखा है। और यहाँ पे E जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ द नॉन मूविंग फ्लूइड, और उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑन द राइट साइड ऑफ द सिस्टम, ये डिफरेंट होगी जो लेफ्ट साइड पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है ये उस मूविंग नॉन मूविंग फ्लूइड की है जो विद इन दी सिस्टम या विद इन दी कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आती है वो उस फ्लो स्ट्रीम की है जो उस सिस्टम में एंटर हो रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे नोटेशन 1 एंड 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम एट इंस्टेंट 1 एंड 2, ठीक है, यानी कि इंस्टेंट से हमारी मुराद है कि टाइम 1 के ऊपर उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, और टाइम डेल्टा टी जब चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो सेकंड स्टेट के ऊपर जो फाइनल स्टेट है उस पर उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी होंगी, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ये अनस्टडी सिस्टम है तो इसका मास भी एट स्टेट 1 एंड स्टेट 2 वेरी कर रहा होगा, ठीक है। नाउ अब हम इस एनालिसिस को अप्लाई करते हैं फॉर अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इसको फिर फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो अनस्टडीड प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव ए रिजिड इंसुलेटेड टैंक that is initially evacuated is connected through a valve to a supply line that carries steam at 1 megapascal and 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम स्केच में शो कर देता हूँ। व्हाट वी हैव कि हमारे पास एक टैंक है जो इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है, और इसको हमने एक सप्लाई लाइन से कनेक्ट किया हुआ है जिसमें से स्टीम फ्लो कर रही है, ठीक है। जो स्टीम का प्रेशर है 1 मेगापास्कल है एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। नाउ अब हमने इस वॉल्व को ओपन किया, ठीक है, और इसमें स्टीम को अलाउ किया कि वो इस सिस्टम को फिल इन करे अंटिल द पॉइंट के विद इन जो कंटेनर है वहाँ पे जो प्रेशर है वो भी 1 मेगापास्कल हो जाए, यानी कि आपके पास सिस्टम का जो प्रेशर है, ठीक है, यानी कि इस कंट्रोल वॉल्यूम का, ठीक है, वो भी 1 मेगापास्कल के इक्वल हो जाए, ठीक है। एट विच पॉइंट द वॉल्व इज क्लोज, तो उस पॉइंट पे हम इस वॉल्व को क्लोज कर देंगे, ठीक है। नाउ फाइंड आउट करना है हमने द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इन द टैंक, तो जो इस टैंक के अंदर स्टीम का टेम्परेचर होगा वो हमने उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, सो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो है कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन को जो अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन में ऑब्वियसली इस केस के लिए काफ़ी सारी जो टर्म्स होंगी वो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन कि हम कौन सी टर्म्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, वो ये है कि आपके पास ये इंसुलेटेड टैंक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो हीट ट्रांसफर है थ्रू द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, वो जीरो होगा। रिजिड टैंक है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, सो जो हमारे पास इसमें स्टीम एंटर हो रही है उसका हमें इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर पता है कि वो किस टेम्परेचर और प्रेशर पे इस सिस्टम में एंटर हो रही है, ठीक है। प्लस इस कंट्रोल वॉल्यूम के जो हमें फाइनल स्टेट है वो भी गिवन है कि फाइनल स्टेट पे इसका जो प्रेशर होगा कंट्रोल वॉल्यूम का वो 1 मेगापास्कल के इक्वल होगा, ठीक है। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ द स्टीम विद इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन को, ठीक है। तो एज वी नो कि हम जो एनी चेंज ऑफ द मास है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, वो डेल्टा एम से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे नोटेशन को क्लैरिफाई कर दूं कि इनलेट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन को मैं आई से चेंज कर दूंगा
एग्जिट को यानी कि आउट को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और डेल्टा एम यानी कि जो आपके पास मास विद इन दी सिस्टम है, ठीक है। स्टेट वन, यहाँ पे हमारे पास स्टेट वन ये थी, ठीक है, जब ये कंप्लीट तौर पे एम्प्टी था, और स्टेट टू ये है जहाँ पे ये फिल हो गया और इसका जो प्रेशर विद इन दी कंट्रोल वॉल्यूम है वो 1 मेगापास्कल है, ठीक है। तो नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, तो हमारे पास एम आई माइनस एम ई यानी कि जो इनलेट और ई जो एग्जिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम टू माइनस एम वन यानी कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट का मास और इनिशियल स्टेट का मास, ठीक है। अब इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो रहा है कि इसमें कोई एम एग्जिट वाली टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी कि स्टीम एंटर तो हो रही है लेकिन कहीं से लीव नहीं कर रही है, ठीक है, कहीं से एग्जिट नहीं कर रही है, तो एग्जिट वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड, जो आपके पास स्टेट वन है, ठीक है, जब हमने इस सिस्टम को बिल्कुल एम्प्टी रखा हुआ था, तो विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो आपके पास मास m1 था वो 0 था, यानी कि स्टेट वन का मास भी 0 है, ठीक है। देयरफॉर जो इस कंट्रोल वॉल्यूम में मास एंटर हो रहा है वही इस कंट्रोल वॉल्यूम का फाइनल मास भी बन जाएगा, यानी कि m2 भी वही हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो एनर्जी एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो एज वी नो कि हम जो जनरल एनर्जी इक्वेशन है उसको राइट कर सकते हैं ई इन माइनस ई आउट इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपके पास जो एनर्जी ऑफ दी सिस्टम है, अब वो स्टेडी स्टेट प्रोसेस नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होगी, ठीक है, इसलिए डेल्टा ई 0 नहीं होगा, ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेता हूँ जिस तरह से हम स्टेडी स्टेट केस के लिए करते थे, ठीक है। तो ई इनकी जगह पे हमारे पास जो बाउंड्री से ट्रांसफर हो सकता है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर और मास ट्रांसफर की फॉर्म में, और ये जो एनर्जी होगी ये एनर्जी ऑफ दी मूविंग स्ट्रीम होगी, या जो आपके पास फ्लूइड स्ट्रीम जो एंटर हो रही होगी उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली जो एनर्जी है ये फ्लूइड स्ट्रीम जो एग्जिट कर रही होगी उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। डेल्टा ई रिप्रेजेंट कर रहा है एनी चेंज ऑफ द एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम को जो टाइम के साथ वेरी कर रही होगी, ठीक है। मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करता हूँ, तो हमारे पास ई मास आई की जगह पे सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल इनकमिंग स्ट्रीम्स वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ई मास ई की जगह पे हमारे पास सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल लिविंग स्ट्रीम्स उनकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा ई की जगह पे हमारे पास एनर्जी वो एनर्जी आएगी जो कंट्रोल वॉल्यूम की एनर्जी है, ठीक है, एट स्टेट टू यानी कि एट फाइनल स्टेट, और उसको मास के मास से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जो फाइनल स्टेट पे उसका मास होगा, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसकी एनर्जी को एट स्टेट टू को, ठीक है, माइनस m1 E1 जो आपके पास टाइम इंस्टेंट वन पे जो उसकी एनर्जी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फर्दर इसको मैं जो है ओपन करता हूँ, थीटा आपको पता है कि वो एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को का सम होगा, ठीक है, जबकि ई जो है वो सम होगा इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है एनर्जी ऑफ द मूविंग फ्लूइड स्ट्रीम को, जबकि ई रिप्रेजेंट कर रहा होता है एनर्जी ऑफ द नॉन मूविंग फ्लूइड को विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। नाउ अगर हम इसको सिंगल इनलेट और सिंगल आउटलेट के लिए राइट करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एम थीटा है ये राइट किया जा सकता है एम आई जो विच इज़ द मास ऑफ द इनकमिंग स्ट्रीम होगा, ठीक है, और उसकी एनर्जी, ठीक है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ द मूविंग फ्लूइड स्ट्रीम आ जाएगी। इसी तरीके से जो स्ट्रीम एग्जिट कर रही होगी उसका मास और उसकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो ई है, ठीक है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ द नॉन मूविंग फ्लूइड विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम है, उसके 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, इंटरनल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज, ठीक है। मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ ये बात कि ये जो आपके पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज हैं, ठीक है, दीज आर डिफरेंट देन जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो आपके पास सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये वाली जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज हैं ये मूविंग फ्लूइड स्ट्रीम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज हैं, ठीक है। अब हम सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट केस है, ठीक है, उसमें कोई वर्क इंट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इस डिवाइस के अंदर कोई भी वर्क इंट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो हम डब्ल्यू आई यानी और डब्ल्यू ई को 0 कर सकते, कोई भी वर्क डन ऑन द सिस्टम भी नहीं है, कोई भी वर्क डन बाय द सिस्टम भी नहीं है, तो इसलिए दोनों वर्क की टर्म जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। प्लस जो आपके पास चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द फ्लूइड स्ट्रीम्स है, यानी कि फ्लूइड स्ट्रीम्स वाली ये वी आई और वी ई वाई टर्म्स, और फ्लूइड विद इन दैट कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, और जो विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम की जो काइनेटिक एनर्जीज है वो भी हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जीज भी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है जिससे हम ये एक्सट्रैक्ट कर सकें कि चेंजेस ऑफ द इंटरनल
एनर्जीज, सॉरी, चेंजेस ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज एंड चेंजेस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज क्या होंगी, ठीक है। देयरफॉर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस केस में जो चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज है वो नेग्लिजिबल है। ओके, रिमेनिंग हमारे पास रह गई है, तो आपके पास वर्क बाई टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जीज गोज आउट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जीज भी हमने जो है वो अज्यूम करने की वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म रह गई है वो क्यू यानी कि हीट ट्रांसफर की है, ठीक है। क्योंकि ये इंसुलेटेड टैंक है, ठीक है, तो इस केस में जो आपके पास हीट ट्रांसफर इन और हीट ट्रांसफर आउट, ठीक है, वो वाली टर्म्स भी जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पीज की टर्म्स रह गई हैं और राइट हैंड साइड पे जो इंटरनल एनर्जी वाली टर्म है वो रह गई है, ठीक है। तो इसका जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में राइट की जा सकती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर भी जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, आपको याद है कि क्योंकि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें कोई स्ट्रीम एग्जिट नहीं कर रही है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा मास नहीं है जो सिस्टम से एग्जिट कर रहा हो, ठीक है। तो देयरफॉर जो आपके पास एम ई वाई टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जो इनिशियल मास था सिस्टम का, ठीक है, यानी कि जो सिस्टम यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम था टैंक, ठीक है, उसके अंदर इनिशियल मास जीरो था, ठीक है, तो m1 भी जीरो था हमारे पास, तो यू आई टर्म भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। फर्दर हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है वो कुछ इस तरह से आ गई है, ठीक है। जो कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन थी, ठीक है, वो हमें ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि जो इनकमिंग मास है वही एक्चुअली फाइनल मास ऑफ द सिस्टम बन जाएगा, तो यहाँ पे एम आई की जगह m2 आ जाएगा। देयरफॉर जो आपके पास एनर्जी इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई क्या हो गई है कि जो इनकमिंग स्ट्रीम की एंथैल्पी थी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रही होगी इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम को, ठीक है। तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा एंथैल्पी ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड स्ट्रीम की, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम बहुत सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें टेम्परेचर और प्रेशर पता है इनकमिंग फ्लूइड स्ट्रीम का, तो मैं उसकी एंथैल्पी निकाल सकता हूँ, और जब बस हमारे पास एंथैल्पी आ जाएगी तो मैं इसको इक्वल कर दूंगा उसकी इंटरनल एनर्जी के, ठीक है। जो फाइनल स्टेट है उसका मुझे प्रेशर पता है, तो अगर किसी भी स्टेट पर आपको दो प्रॉपर्टीज़ पता हो, ठीक है, तो हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे फाइनल स्टेट का क्योंकि प्रेशर पता है कि P2 जो है 1 मेगा पास्कल है, ठीक है, और प्लस जो उस पे इंटरनल एनर्जी है वो भी मुझे पता चल जाएगी, तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट कि उस स्टेज पे टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन, अब मैं गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है वो एंथैल्पी रीड कर लेता हूँ, ठीक है। वी नो कि हमारे पास स्टीम है और सुपर हीटेड स्टीम है, ठीक है, तो आई कैन सिंपली गो टू दी टेबल A6, ठीक है। टेबल A6 में हमारे पास 1 मेगा पास्कल है, ठीक है, और 1 मेगा पास्कल पे हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो अगर हम ये नहीं भी पता हो कि सुपर हीटेड स्टेट है या नहीं, हम सिंपली चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड है और गिवन टेम्परेचर मेरे पास 300 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास स्टेट है वो सुपर हीटेड स्टेट है, तो हमारे पास जो टेबल A6 है हम करेक्टली उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंथैल्पी रीड कर ली है विच इज़ 3051.6, ठीक है। ये आपके पास एंथैल्पी एट ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड स्ट्रीम आ गई है, ठीक है। ये एंथैल्पी जो है एक्चुअली इस इक्वेशन के थ्रू ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम होगा उसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली सेम हो जाएगी जो हमारे पास एंथैल्पी की वैल्यू है, ठीक है। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी हमारे पास U2 कितना हो जाएगा, तो 3551.6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास स्टेट 2 के ऊपर जो फाइनल स्टेट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम है उस पर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई हैं, एक प्रेशर, ठीक है, एंड सेकंड इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो अब इन दोनों को यूज़ करते हुए मैं टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। अगर मुझे दो प्रॉपर्टीज पता हो किसी भी स्टेट पे तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि जो हमारे पास 1 मेगा पास्कल है, ठीक है, उस पर जो इंटरनल एनर्जी है ऑफ दी सैचुरेटेड वेपर वो क्या है, ठीक है। तो सैचुरेटेड वेपर की जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास है 1 मेगा पास्कल पे वो है 2500, ठीक है। तो जो गिवन इंटरनल एनर्जी है उससे ज़्यादा है, ठीक है, 3051 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये सुपर हीटेड स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है अभी, ठीक है। नाउ अब मैं इसी टेबल में टेम्परेचर रीड कर सकता हूँ। 3051 जो है वो समवेयर इन बिटवीन दिस टू वैल्यूज लाई कर रहा होगा, यानी कि 400 और 500 के दरमियान में कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं लीनियर इंटरपोलेशन अप्लाई कर सकता हूँ,
यहाँ पे मैंने U1 रीड कर लिया 2957 और U2 रीड कर लिया 3125, ठीक है। सिमिलरली जो टेम्परेचर T1 है वो 400 है और टेम्परेचर T2 जो है 500 है, ठीक है। लीनियर इंटरपोलेशन मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। लीनियर इंटरपोलेशन के लिए ये मैंने लाइन की इक्वेशन को यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे T2 और T1 जो है वो जो वहाँ से हमने टेबल से जो दोनों बाउंड्रीज हैं उनको रीड किया वो है, और U2 माइनस U1 भी इन बाउंड्रीज की जो लिमिट्स हैं वो है, ठीक है। U की वैल्यू वो है जो जिस पे हमने इंटरपोलेट करवाना है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये सिंपली लाइन इक्वेशन है, तो यहाँ पे T1 और U1 अगेन रिप्लेस हो जाएंगे, ये जो वैल्यूज बाउंड्रीज की, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो फाइनल जो हमारे पास टेम्परेचर आता है वो आता है 456.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इंटरपोलेटेड वैल्यू आ रही है, ठीक है, एट 3051 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा विद इन दी कंट्रोल वॉल्यूम वो 456.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ओके। सो बिफोर वी एंड दिस चैप्टर हम अनस्टडी प्रोसेस रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव एन इंसुलेटेड 8 मीटर क्यूब रिजिड टैंक, ठीक है। अगेन आपके पास जो है वो एक इंसुलेटेड टैंक है, ठीक है। तो जो हीट ट्रांसफर है फ्रॉम दी टैंक यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम वो जीरो हो जाएगा, क्यू इन और क्यू आउट वाली टर्म जीरो हो जाएंगी। हमें वॉल्यूम गिवन है कि 8 मीटर क्यूब का रिजिड टैंक है, ठीक है। कंटेंस एयर एट 600 किलो पास्कल, ठीक है। तो जो हमारे पास टैंक है उसके अंदर एयर फिल्ड है और उसका जो प्रेशर है वो 600 किलो पास्कल है इनिशियली, और उसका जो टेम्परेचर है 400 केल्विन है, ठीक है। अ वॉल्व कनेक्टेड टू द टैंक इज नाउ ओपन, ठीक है। तो हमारे पास स्केच भी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टैंक का जो वॉल्व है हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो एन एयर इज अलाउड टू escape until the pressure inside drops to 200 किलो पास्कल, ठीक है। जो स्टेट 2 होगी, ठीक है, मैंने ये आपको क्लियर कर दिया था ना कि आपके पास जब भी कोई स्टडी प्रोसेस होगा उसमें दो स्टेट्स डिफाइन होंगी। तो स्टेट 1 पे इसका जो प्रेशर है वो 600 किलो पास्कल है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी वॉल्व ओपन किया जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इसमें से एयर स्केप हुई और इसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया टू दी 200 किलो पास्कल, ठीक है। द एयर टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस इज मेंटेन कांस्टेंट बाय एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर, ठीक है। जो टेम्परेचर ऑफ द एयर है विद इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, यूजिंग ए इलेक्ट्रिक हीटर जो बाहर प्लेस किया हुआ है हमने, ठीक है। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ ना कुछ वर्क इनपुट भी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड टू द एयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक वर्क जो इसमें सप्लाई कर रहे हैं हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि एक तो इंसुलेटेड टैंक ये हमने पता कर लिया कि इसमें से हीट ट्रांसफर जो है वो जीरो होगा, ठीक है। ओके, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हमारे पास जो एयर टेम्परेचर है वो इस कंटेनर का कांस्टेंट रह रहा है यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। तो जो अगर टेम्परेचर हमारे पास T1 इक्वल टू T2 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो आपको चैप्टर 4 में याद होगा कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम है या इंटरनल एनर्जी ऑफ दी गैसेज है स्पेशली, ठीक है, वो फंक्शन होती है उसके चेंज इन टेम्परेचर के ओनली, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादातर फंक्शन होती है उसके चेंज इन टेम्परेचर का, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हम जीरो कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी ऑफ दिस कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि U1 बराबर हो जाएगा U2 के, ठीक है। U1 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट 1 को, स्टेट 1 क्या है जब इसका प्रेशर जो है वो 600 किलो पास्कल था, और U2 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट 2 को जब इसका प्रेशर जो है वो 200 किलो पास्कल पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन से, मास बैलेंस इक्वेशन। अगेन एम इन माइनस एम आउट इक्वल्स टू चेंज इन मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे इन को हम रिप्लेस कर लेंगे आई से, ठीक है, और आउट को रिप्लेस कर लेंगे ई से, ठीक है। तो आपको पता है क्योंकि अब हमारे इस सिस्टम में कोई भी मास इन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम आउट वाली टर्म है, तो एम इन वाली टर्म तो जीरो हो गई है, सिर्फ एम आउट वाली टर्म है जिसको हमने एम ई से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इन मास ऑफ द सिस्टम, ऑब्वियसली जो हमारे पास इनिशियली जो इसमें एयर थी उसमें से कुछ ना कुछ स्केप कर जाएगी, ठीक है। तो जो M2 है वो आपके पास डिफरेंट होगा M1 से, ठीक है। और यही वजह है कि आपके पास ME जो होगा वो M1 माइनस M2 होगा, ठीक है। M1 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और M2 की वैल्यू कम होगी। जितना भी डिफरेंस होगा वो एग्जिट कर रहा होगा फ्रॉम दी जो आपके पास ओपनिंग है उससे एग्जिट कर गया होगा, ठीक है। जो इनिशियल मास था और जो फाइनल मास है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस सिस्टम से स्केप कर गया होगा, ठीक है। नाउ जो हमारे पास एनर्जी एनालिसिस है, एनर्जी एनालिसिस अगेन
बिल्कुल उसी फॉर्मेट में करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 में किया था। तो मैं अब तमाम स्टेप्स को नहीं शो करूँगा, सिर्फ जहाँ पे चेंजेस हैं वहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगेन वी नो कि हमारे पास जो स्टेप्स हैं कि मैं आपको ऑलरेडी जिससे पहले वाला प्रॉब्लम है उसमें क्लियरली बता चुका हूँ कि किस तरीके से कौन कौन सी टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमने उसको किस तरह से एक्सपेंड किया, ठीक है, टिल दिस पॉइंट कि जब तक हमने सिंगल स्ट्रीम के लिए इसको राइट किया था, ये इक्वेशन सेम रहेगी दोनों केसेस के लिए, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है हमारे पास, सबसे पहले इस केस में वर्क इंट्रैक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले प्रॉब्लम में कोई वर्क इंट्रैक्शन नहीं था, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वर्क मौजूद है, तो हम इलेक्ट्रिक वर्क को जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक वर्क क्या हो रहा है, ऑन द सिस्टम है, तो ऑन द सिस्टम जो भी चीज़ होती है वो एज अ इनपुट कंसिडर की जाती है, ठीक है ना, या इनलेट कंसिडर की जाती है बाउंड्री पे, ठीक है, तो उसको वो डब्ल्यू आई की जो टर्म है वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो सिमिलरली उसी तरीके से हम निगलेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से हमने प्रॉब्लम 1 में की थी, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द फ्लूइड स्ट्रीम्स या काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम किस तरह से वेरी हो रही है, ठीक है। तो हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि उसका जो चेंज है वो आइदर बहुत स्मॉल है, ठीक है, या कंप्लीटली तौर पे जीरो है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जीज के डिफरेंस को भी कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट गिवन था कि वो एक इंसुलेटेड टैंक है, ठीक है। तो इंसुलेटेड टैंक होगा तो ऑब्वियसली जो क्यू आई और क्यू ई वाई टर्म है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास यहाँ पे आ गई है डब्ल्यू आई वाली, जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इन योर इक्वेशन, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में राइट की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि मास कोई भी एंटर नहीं हो रहा है विद इन दिस सिस्टम, ठीक है। तो एम आई वाई टर्म है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। जो फाइनल इक्वेशन है वो आपके पास डब्ल्यू आई इलेक्ट्रिक माइनस मास ऑफ द एग्जिटिंग स्ट्रीम उसकी इंथैल्पी और यहाँ पे जो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, ओके। नाउ अब इलेक्ट्रिक पल्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये तीनों टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो M1 और M2 है, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए मैं ME फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका तो मसला नहीं है, ठीक है। रिमेनिंग रह गया M1 और M2। अच्छा, M1 और M2 को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्वेश्चन में कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। वो क्या है कि पहले पॉइंट आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर पता है एट इंस्टेंट 1, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। अब ये क्या मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि एयर जो है एज एन आइडियल गैस बिहेव करती है, तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ टू फाइंड आउट दी मास ऑफ दी कंट्रोल वॉल्यूम एट स्टेट 1, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है हमने, तो टेम्परेचर एट स्टेट 2 भी मुझे पता है, उसका प्रेशर भी पता है, और ये एक रिजिड टैंक है, ठीक है। रिजिड का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रिजिड टैंक है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम भी मुझे स्टेट 2 पे पता है, तो मुझे मास M2 पे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। रिमेनिंग रह गई इंथैल्पीज और इंटरनल एनर्जीज। इंथैल्पीज और इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो मैं सिंपली जो एयर टेबल्स हैं उनको यूज़ करते हुए इंथैल्पीज और इंटरनल एनर्जी भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मास M1 एंड M2, ठीक है। मुझे गैस कांस्टेंट रिक्वायर्ड है एयर का, तो एयर का गैस कांस्टेंट होता है 0.287, ये मैंने टेबल A1 से रीड कर लिया है। आप लोगों को मैं कई दफ़ा रिमाइंड करवा चुका हूँ कि जो जब भी हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं और आर की वैल्यू अगर हम किलो जूस पर किलोग्राम पर केल्विन में यूज़ करेंगे तो प्रेशर हम किलो पास्कल में राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम V1 और V2 यानी कि स्टेट 1 और स्टेट 2, स्टेट 1 और स्टेट 2 का जो वॉल्यूम है हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि रिजिड टैंक है तो आपके पास 8 मीटर क्यूब वो सेम रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमने इलेक्ट्रिक हीटर लगा के उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, तो टेम्परेचर भी 400 केल्विन आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मास, इनिशियल मास था हमारे पास 41.81 किलोग्राम्स, जब उसमें से कुछ मास स्किप कर गया, ठीक है, तो उसका जो मास हो गया 13.94 हो गया, ठीक है। जो मास कंजर्वेशन इक्वेशन थी वो उससे हमने ये ड्राइव किया था कि जो एग्जिटिंग मास है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो एग्जिटिंग मास हमारे पास आ गया 27.87 किलोग्राम्स जो उस सिस्टम से एग्जिट कर गया, ठीक है। अब इंथैल्पीज को और इंटरनल एनर्जीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। इंथैल्पी एट 400 केल्विन, ठीक है,
और इंटरनल एनर्जी एट 400 केल्विन उसको मैं टेबल से रीड कर लेता हूँ, टेबल A17 से, ठीक है। अगेन आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है, और विथ द इक्वेशन डेल्टा यू इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी, वहाँ से हमें ये फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मैं अभी दोनों वैल्यूज रीड कर लेता हूँ और आपको उसको शो करता हूँ। ओके, सो टेबल A17 में जहाँ पे हम एयर की प्रॉपर्टीज रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो 400 केल्विन पे जो एंथैल्पी है वो 400.98 किलो जूल्स पर किलोग्राम है, ठीक है। और इस तरह से जो इंटरनल एनर्जी है वो ये वाला कॉलम है, कॉलम नंबर 4, इसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो 286.16 है, ठीक है। तो अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं, हमने ये टेबल A17 से ये दोनों वैल्यूज रीड कर ली हैं। इंटरनल एनर्जी की कांस्टेंट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन आवर इलेक्ट्रिक वर्क इक्वेशन ताकि हम इलेक्ट्रिक वर्क फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो जो हमारे पास मास ऑफ द एग्जिटिंग स्ट्रीम है वो 27.87 है, एंथैल्पी ऑफ द एग्जिटिंग स्ट्रीम जो है वो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ 400.98 है, ठीक है। M2 और M1, ठीक है, इनका डिफरेंस 13.94 और 41.81 आएगा, ठीक है। और U21 जो है वो दोनों सेम है 286.16, ओके। अगर मैं इस नंबर्स को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास किलो जूल्स में जो है आपके पास एनर्जी आ जाएगी विच इज़ 3200 किलो जूल्स, ठीक है। अगर उसको मुझे किलो वाट आवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली इसको 3600 से डिवाइड करवाना होगा, ठीक है, ताकि ये किलो वाट आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आपका रिजल्ट इस पॉइंट तक भी ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आप इसको किलो वाट आवर में रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप इसमें कन्वर्ट कर लें, नहीं है तो आप इसको किलो जूल्स में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड अब आपको एक असाइनमेंट जो है वो अपलोड करूँगा, आप प्लीज़ उसको जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।